Hello students, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I am Nitish Bharadwaj and dealing with modern history. जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा के गया था कि गांधी का अभ्युदय किस प्रकार से हुआ। उसी के बीच मैंने आप लोगों को पहले दिखाया होगा कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट किस प्रकार से होम रूल लीग की स्थापना कर रहे थे और एक आंदोलन भी उन्होंने चलाया जिसका नाम था होम रूल लीग आंदोलन। फिर यहाँ पर हमने गांधी के अभ्युदय को देखा, गांधी किस प्रकार से अफ्रीका में अपने सत्याग्रह को या असहयोग आंदोलनों की शुरुआत कर चुके थे। वहां पर इन्होंने मैरिज एक्ट के खिलाफ कार्य किया था। वहां पर अगर देखें तो प्रमाण पत्र जो ठप्पा लगाया जाता था उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो अफ्रीका पहुंचे थे तथा गांधी को वहां से भारत की ओर प्रस्थान करने के लिए बोला था तथा भारत में अपनी राजनीतिक दशो दिशाओं को तलाशने की बात कही थी। अब जब 9 जनवरी 1915 में गांधी भारत वापस आए तब यहाँ की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं रख रहे थे गांधी जी। इसलिए गांधी ने क्या काम किया, शुरुआत में भ्रमण करना शुरू किया लोकल ट्रेन्स में बैठकर, ताकि लोगों की मनोस्थिति को वे समझ पाए और जान पाए। उनकी वाइफ कस्तूरबा भी उनके साथ थी। फिर राजकुमार शुक्ल की सहायता से वे जब उन्होंने पता चला कि इस प्रकार से चंपारण में समस्याएं चल रही हैं तो 1917 में चंपारण पहुंचे वे और वहां पर मैंने आपको पूरा समझाया कि आंदोलनों को किस प्रकार समझना है। 5-6 क्वेश्चंस मैंने उसमें से निकाले थे। होप सो आपको समझ में भी आए होंगे और आप लोगों ने आंसर भी बनाए होंगे। तो इसी प्रकार गांधी ने स्थानीय तौर पर 3 आंदोलन की शुरुआत की। इनमें से पहला चंपारण था जो गांधी का भारत में पहला आंदोलन बना। दूसरा अहमदाबाद का मिल हड़ताल थी, ये दूसरा बन गया और ये तीसरा खेड़ा सत्याग्रह हो गया। तो यहां पर तीनों आंदोलनों में गांधी ने अपार सफलता प्राप्त की। इससे गांधी का जनाधार इन क्षेत्रों में, खासतौर पर बिहार जैसे या गुजरात जैसे क्षेत्रों में बढ़ने लगा। ठीक है, अब हमें आगे की कड़ी देखनी है कि किस प्रकार आगे डेवलपमेंट होते चले गए तथा गांधी का जो वर्चस्व है या फिर गांधी की जो लोकप्रियताएं हैं वो किस प्रकार से बढ़ती चली गई। तथा कांग्रेस में क्योंकि पहले फूट पड़ी थी, फिर दोबारा मिल गए, मुस्लिम लीग भी मिल गई और क्योंकि मुस्लिम लीग मिल गई है तो परिणाम तो निकलेंगे, अब जाहिर सी बात है कुछ। तो हम आगे के परिणाम को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की दशो दिशाओं पे नजर डालते हैं कि क्या हो रहा था उस समय पर। खेड़ा सत्याग्रह मैंने आप लोगों को बताया था कि खेड़ा कब हुआ, तो 1918 में हुआ और 1918 की अंत में। तो जब 1918 के अंत में खेड़ा सत्याग्रह हुआ तो उसके बाद आप लोग जान पा रहे होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही थी जिनको ब्रिटिश सरकार आतंकवाद कहती थी। तो मैं कह सकता हूं कि भारत में आतंकवाद की जो घटनाएं हैं या क्रांतिकारी घटनाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही थी, यानी कि हत्याएं होती चली जा रही थी। तो ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि इन हत्याओं को कैसे रोका जाए तथा क्रांतिकारियों का प्रभाव ब्रिटिश शासन पर न पड़े, इसको रोकने के लिए यहां पर अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को गठित कर दिया जिसने अपनी कुछ सिफारिशें दी। सही, और इस व्यक्ति का नाम था सर सिडनी रॉलेट। यहां पर सर सिडनी रॉलेट को गठित कर दिया गया और इसने जो सिफारिशें की हैं उसी को रॉलेट एक्ट के नाम से आप लोग जानते होंगे। रॉलेट एक्ट, सही। यहां पर रॉलेट एक्ट जो आया वो आया 1919 में। अब आपको इसका उद्देश्य तो पता चल ही गया होगा। इसका उद्देश्य यह था कि भारत में क्रांतिकारी जो गतिविधियां या आतंकवादी जो गतिविधियां चल रही हैं
उन पर किस प्रकार से रोक लगाई जाए तथा उनका प्रभाव ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर न पड़े, इसलिए इसको गठित किया गया था 1919 में। यहां पर इसके द्वारा सिफारिशें की गई कि एक ऐसा विशेष न्यायालय बनाया जाए जिसमें उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश रहेंगे और वे 3 न्यायाधीश उन सबूतों को भी मानेंगे जो संविधान का उल्लंघन करते होंगे। अर्थात जो सबूत जो हैं, जो हमारे न्यायालय में, सिंपल न्यायालय में नहीं रखे जा सकते, वे इस विशेष न्यायालय में मान्य होंगे। जैसे आप लोग जानते भी होंगे कि अभी जो वीडियो वाला सबूत है वो न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। बहुत ऐसे सबूत है जो न्यायालय नहीं मानता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो 3 जजों का बच्चों क्या किया गया, एक विशेष न्यायालय की घोषणा कर दी गई। इसका सबसे बड़ा दमनकारी उद्देश्य क्या था या फिर सिफारिश क्या थी? यहां पर इसने कहा कि जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो आज के टाइम पर आप पाते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो उसके पास 3 अधिकार आज भी मौजूद हैं अपने संविधान के अकॉर्डिंग। पहला अधिकार यह है कि वो अपनी मनमर्जी का वकील कर सकता है। दूसरा अधिकार यह है कि वो पुलिस से अपना जुर्म पूछ सकता है कि किस जुर्म के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। और तीसरा यह है कि 24 घंटे के भीतर भीतर उसे न्यायालय में पेश करना होता है। यहां पर रोलेट एक्ट में सिफारिश कर दी गई कि उस व्यक्ति को कोई वकील नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति को शक के बिना पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, शक के बिना पर, इसका मतलब शक है तो हमने गिरफ्तार कर लिया, कोई ठोस सबूत होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ में यहां पर उस व्यक्ति को कोई भी समय सीमा बाधित नहीं की गई कि न्यायालय में पेश करना ही करना है। अब इसका मतलब यह रहा कि अपराधी जो भी होगा या होने वाला है, उसके अधिकारों को रोलेट एक्ट छीनता था। सही। अब शक के बिना पर गिरफ्तारी है, इसका मतलब किसी भी भारतीय को किसी भी समय पर अंग्रेजी सत्ता गिरफ्तार कर सकती है तथा जेल में डाल सकती है। बिल्कुल। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यह बड़ा दमनकारी एक्ट हमारे लिए बनाया गया था, इसलिए गांधीयन पार्टी ने, यानी कि गांधी ने इसको काला कानून करार दिया। गांधी ने कहा कि ये रोलेट एक्ट जो है ये हमारे लिए, भारतवासियों के लिए एक काला कानून है, एक ब्लैक लॉ है, जो भारत की आवाज को दबाने के लिए यहां पर शुरुआत की गई है, इसकी लाया गया है इसको, ऐसा गांधी ने कहा। अब जैसे यहां पर गांधी ने इस बात की मंशा की कि ये काला कानून है, तो गांधी ने इसमें सेंटेंस ऐड करते हुए कहा कि हम रोलेट एक्ट को नहीं मानेंगे तथा इसके खिलाफ एक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत की। मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले क्या आया, तो रोलेट एक्ट आया 1919 में, सर सिडनी रोलेट के द्वारा बनाया गया था। सर सिडनी रोलेट के द्वारा बनाया गया रोलेट एक्ट आया। ठीक है, इसमें क्या था, नो आर्ग्यूमेंट, नो बेल एंड नो एडवोकेट। ठीक है, अर्थात कोई सिफारिश नहीं, कोई वकील नहीं और कोई बेल नहीं। यहां पर 6 अप्रैल 1919 में गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह की शुरुआत की जिसका नाम था रोलेट सत्याग्रह। ये किसके विरोध में था, तो रोलेट एक्ट के विरोध में था, आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, तारीख का कुछ घपला हो गया। जैसे याद कीजिए आप 1857 में तारीख थी कुछ और शुरू हो गई कुछ और टाइम पर 10 मई को शुरुआत हुई थी, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि 31 मई को हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। यहां पर भी सेम ऐसा ही हुआ। 6 अप्रैल 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ यहां पर कार्य शुरू किया गांधी ने, लेकिन उससे पहले ही दंगे भड़क गए। और दंगे कहां पर भड़के, तो पंजाब में हिंसा भड़क गई, बंगाल में हिंसा भड़क गई।
तो इन क्षेत्रों में देखा जाए तो हिंसक प्रदर्शन होने लगे। अब गांधी जो था वो हिंसक प्रदर्शन को मानता नहीं था, यानी ये तो अहिंसा में विश्वास रखते हैं। इसलिए यहां पर पंजाब के दो लोकल लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों ने गांधी को आग्रह किया कि आप आइए और आकर पंजाब में अपने इस रोलेट सत्याग्रह को आगे बढ़ाइए। ठीक है, ऐसा यहां पर कहा गया। गांधी को लगा कि ये ठीक है, हम लोग को पंजाब में चलना चाहिए तथा वहां की समस्याओं को एड्रेस करेंगे। वहां पे जो हिंसा हो रही है वो शायद अहिंसा में परिवर्तन हो जाए उनका, क्योंकि पंजाब के दो लोकल लीडर डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू गांधी के साथ थे। अब गांधी यहां पर 6 अप्रैल के बाद पंजाब के लिए निकले, लेकिन जैसे ही वे पंजाब जा रहे थे तो 8 अप्रैल की तारीख को बच्चों, 8 अप्रैल 1919 को गांधी को पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया? तो मुंबई भेज दिया गया, बॉम्बे। अर्थात ये निकला कि यहां पर गांधी को 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार करके बॉम्बे भेज दिया गया। अब उसके बाद आप लोगों को पता चल रहा होगा कि गांधी को इनवाइट कौन किए थे? तो गांधी को इनवाइट किए थे पंजाब के दो लोकल लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। तो यहां पर 8 अप्रैल को गांधी को नजरबंद किया गया, लेकिन 9 अप्रैल 1919 को, यानी अगले ही दिन, 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो गांधी से ज्यादा पंजाब में फेमस थे डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, क्योंकि मैं पिछली क्लास में भी आपका जिक्र करके आया था कि जो लोकल लीडर्स होते हैं वो जमीनी स्तर पर ज्यादा मजबूत पाए जाते हैं राष्ट्रीय स्तर के नेता के बजाय। परंतु जमीनी स्तर के जो नेता हैं वो उनका केवल आधार उसी क्षेत्र में होता है और राष्ट्रीय नेता का आधार सभी क्षेत्रों में लगभग बना रहता है। इसलिए यहां पर पंजाब के जो लोग थे वे बड़े क्रोध में आ गए, क्योंकि उनके दो लोकल लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तथा अनेक प्रताड़नाएं दे रहे थे। इसलिए 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में हिंसक झड़पें हो गई। पंजाब में हिंसक झड़पें हुई, यहां तक कि झड़पें इस प्रकार हुई कि यहां पर 5 अंग्रेजों को मार भी दिया गया। अर्थात वहां पर कुछ एक महिला थी जो साइकिल से सफर कर रही थी, उसको रास्ते में रोका गया और वहां पर कत्लेआम उनका कर दिया गया। तो 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में हिंसक झड़पें हुई। क्यों हुई ये हिंसक झड़पें? इनका कारण था सत्यपाल एंड सैफुद्दीन, जो दोनों के दोनों पंजाब के लोकल लीडर्स थे, इनकी गिरफ्तारी। अब आगे की घटना जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। यहां पर जब हिंसक झड़पें अत्यधिक बढ़ने लगी तो यहां पर पंजाब में ही एक तो ओ डायर थे और एक आर डायर थे। ओ डायर यहां के इस समय पे डिप्टी गवर्नर थे और आर डायर यहां के जनरल थे। सही, यहां का जितना भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का कार्य दिया गया था वो आर डायर को दिया गया था। अब ये आर डायर क्या कर रहे थे इस समय पर? आर डायर जैसे यहां पर हिंसक झड़पें बढ़ने लगी तो आर डायर ने पूरे पंजाब में धारा 144 लागू कर दी। अब आर डायर धारा 144 लागू करने का उद्देश्य क्या था कि यहां पर 3 या 3 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। साथ ही साथ में यहां पर अगर आपको कोई भी प्रदर्शन या फिर कोई भी अहिंसात्मक, जिसमें हिंसा न हो, वो प्रदर्शन करना है तो पहले आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर 13 तारीख को, 13 अप्रैल 1919 को
13 अप्रैल 1919 को यहां पर क्या हुआ, बैसाखी का दिन था। सभी लोग अपने त्योहार को मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। अब आप सभी को पता होगा कि बैसाखी का जो दिन होता है वो पंजाब में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहां पर सभी लोग बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 को मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। 2019 में इसको 100 साल पूरे हो रहे थे। तो जलियांवाला बाग में जब इकट्ठा हुए तो वहां पर लोग बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से अपना प्रदर्शन करने लगे। यहां पर अगर देखा जाए तो अत्यधिक संख्या में बुजुर्ग यानी कि वृद्ध थे, महिलाएं थी, महिलाओं के साथ उनके बच्चे थे, युवा भी थे। तो यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में, तथा जलियांवाला बाग में 2 रेजोल्यूशंस को पास किया गया। पहला रेजोल्यूशन क्या था कि हम लोग रोलेट सत्याग्रह को आगे बढ़ाएंगे पंजाब में। पहला रेजोल्यूशन सत्याग्रह के लिए था और दूसरा रेजोल्यूशन ये था कि जो डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया है और उस गिरफ्तारी की वजह से जो यहां पर 10 अप्रैल 1919 को गोलीबारी हुई है, उस गोलीबारी की हम लोग निंदा करते हैं। यानी कि जो 10 अप्रैल की हिंसक झड़पें हैं उसकी निंदा हुई। सही। अब यहां पर 2 रेजोल्यूशन को पास किया गया है, इसमें कहीं पर भी नहीं आया कि यहां पर हिंसक झड़पें हो रही थी। यहां पर क्योंकि सारा का सारा दायित्व किसके पास है, तो जनरल आर डायर के पास है। तो जनरल आर डायर, ऐसा कहा जाता है कि ये उस समय की मशीन गन लेकर गए थे। और उस समय की मशीन गन होती कैसी थी, तो एक जीप में रखकर लानी पड़ती थी क्योंकि आकार बड़ा और भारी होती थी साइज में। तो यहां पर जनरल आर डायर जो है मशीन गन लेकर पहुंचे। वो तो शुक्र मनाइए कि जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में पड़ता है, तो वहां का गेट छोटा था, जो एंट्री गेट था वो छोटा था और एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था। यानी कि आप वहीं से उसमें एंट्री कर सकते हो और वहीं से एग्जिट कर सकते हो। तो ये अपने कुछ 30-40 एक बटालियन के साथ वहां पर पहुंचे और 30-40 सैनिक होते हैं बेसिकली एक बटालियन में। तो आप वहां पर पहुंचोगे, तो जैसे आप वहां पर पहुंचे तो उसका गेट छोटा था, जिस कारण ये अपनी मशीन गन को अंदर नहीं ले जा सके। मशीन गन को तो अंदर नहीं ले जा सके, लेकिन इन्होंने सैनिकों को अंदर जाने को कहा और ये वहां पर जाकर खड़े हुए और जाकर कहने लगे सैनिकों अपनी पोजीशंस ले लो। तो इनके सैनिकों ने इनकी पोजीशंस ली तथा इनके जो साथ में आए हुए थे इन्होंने कहा कि हजूर, मुझे एक बार ऐसा लगता है कि आपको इनको एक बार चेतावनी दे देनी चाहिए, ये लोग यहां से चले जाएंगे। तो जनरल आर डायर ने कहा कि मैं चेतावनी दे चुका था, पंजाब में धारा 144 लागू है, इसका मतलब अमृतसर में ये लोग अवैध पूर्वक इकट्ठा हुए हैं, इसलिए चेतावनी दी जा चुकी है, चेतावनी की कोई आवश्यकता नहीं। और बिना किसी चेतावनी की जनरल आर डायर ने यहां पर जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दे दिया। यहां पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। यहां पर जब गोलियां चलने लगी तो कुछ लोग उसकी दीवार को क्रॉस करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जनरल आर डायर ने यहां पर दूसरी तरफ भी, यानी कि जिस तरफ लोग दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वहां पर भी गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अगर देखा जाए तो इस निर्मम हत्याकांड में जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको मैस्क्योर कहा जाता है और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इसे ही हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यह भारत का सबसे निर्मम हत्याकांड था, क्योंकि इस हत्याकांड में देखा जाए तो जनरल आर डायर के द्वारा यहां पर युवाओं के साथ साथ वृद्धों की और महिलाओं के साथ साथ बच्चों की भी हत्या कर दी गई थी। कुछ महिलाओं तो अपने बच्चों को बचाने के लिए वहीं पर यह कुआं है उस कुएं में कूद गई थी। यहां पर आगे चलकर गांधी सब बड़े नाराज हुए इस बात से कि जनरल आर डायर किस प्रकार से कर सकता है तथा इसके कृत्यों की सजा इसको मिलनी चाहिए। और आगे चलकर यहां पर बहुत सारे लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे
तथा कमेटियां बनाई जाएंगी और वो कमेटियों में आप लोगों को नाम याद रखने पड़ेंगे कि किस प्रकार ये कमेटियां बन रही थी। ठीक है, आप लोग ये जितना भी है सारा एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए इसको, फिर मैं आगे इसी जलियांवाला बाग के बारे में बात करता हूं, उधर वाला मिटाकर। चलिए जी, इसको मैं लिखा रहने देता हूं। जैसे यहां पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो जनरल आर डायर के द्वारा। तो आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली हुई थी नाइटहुड की। इन रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वापस कर दी। तो सबसे पहले किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हत्याकांड था, इसलिए इन्होंने क्या काम किया? अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। साथ ही साथ में एक व्यक्ति थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, शंकर राम नागर। शंकर राम नागर ने क्या काम किया? गवर्नर वायसरॉय के कार्यकारिणी अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। तो यहां पर इसके परिणाम के रूप में दो चीजें मुख्यतः निकल कर आई, क्योंकि यहां पर रोष जो है मात्र पंजाब में ही, रोष बंगाल तक फैल चुका था कि यहां पर इस प्रकार से अंग्रेज ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये निर्मम हत्याकांड कैसे हो सकता है। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है पिछली बार ही। और साथ ही साथ में शंकर राम नागर ने वायसरॉय की कार्यकारिणी से अपना इस्तीफा दे दिया। और किस कारण हुआ है ये सब कुछ? ये सब कुछ हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, अब यहां पर गांधी जी को भी कुछ ना कुछ करना था। तो गांधी जी ने क्या काम किया? 18 अप्रैल 1919 को 18 अप्रैल 1919 को अपने जो रोलेट सत्याग्रह है इसको वापस ले लिया, कोल्ड ऑफ कर लिया। यहां पर ये कहते हैं कि मैं अपने आंदोलनों में हिंसक झड़पों से पूरी तरह व्यथित हूं तथा मेरे आंदोलनों में कुछ भी हो सकता है लेकिन झड़प नहीं हो सकती, हिंसा नहीं हो सकती। और इस बार भारतीयों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने हिंसा की है, इस वजह से मैं अपने सत्याग्रह को यहां पर कोल्ड ऑफ करता हूं। यहां पर मुझे लगता है कोल्ड ऑफ गांधी जी का एकदम सही है, क्योंकि यहां पर बच्चों इस समय पर रोलेट एक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं गया हमारा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पूरे भारत देश का या फिर पूरे ब्यूरोक्रेट्स का यहां पर ध्यान खिसक कर किधर आ गया है? तो जलियांवाला बाग पर आ गया है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर सत्याग्रह तो वैसे भी नहीं चलने वाला था, क्योंकि पहले हम लोग अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आवाज उठाएंगे और बाद में हम लोग रोलेट सत्याग्रह के लिए आवाज उठाएंगे। इसलिए यहां पर 18 अप्रैल 1919 को गांधी ने क्या काम किया? अपने इस आंदोलन को या सत्याग्रह को वापस ले लिया। इसी समय भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा का गठन कर लिया। किसने बनाई? तो भगत सिंह ने बना दी।
यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा का गठन किया। इसमें ये सारे के सारे परिणाम क्यों निकल रहे हैं, तो इनके कारण निकल रहे हैं। मैंने बताया कि इन्होंने दोनों ने अपने पद को छोड़ा। इन्होंने कोल्ड ऑफ क्यों किया, भगत सिंह का सुनिए आप। यहां पर भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा का गठन किया। इसको ऐसा लग रहा था इस समय पर कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, जलियांवाला बाग जो मैस्क्योर हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप लोगों के अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं और वे भावनाएं नौजवान अपनी कहां प्रदर्शित कर सकता है, तो भारत नौजवान सभा में प्रदर्शित कर सकता है। भगत सिंह का ऐसा मानना था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत नौजवान सभा एक टर्निंग पॉइंट होगा जिससे हम साम्राज्यवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकेंगे अपने भारत से। ठीक है, भगत सिंह का नाम पहली बार मैं ले रहा हूं। वैसे आज मैं क्रांतिकारी दौर तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तो क्रांतिकारी दौर में हम लोग देखेंगे कि भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। वैसे यहां पर ये साम्यवाद को मानने वाले व्यक्ति थे, अर्थात ये गरीब अमीर धर्म जात पात ऐसा कुछ भी नहीं मानते थे। इनका मानना था कि सभी को ऐसा जीवन देना चाहिए जिसमें सभी को बराबर के अधिकार हो और सभी व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर सके। ठीक है, तो यहां पर मैं आगे भी और कुछ बताऊंगा भगत सिंह के बारे में, लेकिन आप लोग अभी यहां पर यही समझे कि भारत नौजवान सभा का गठन किसने किया था इस समय के बाद, भगत सिंह ने यहां पर कर दिया था। ठीक है, ये तो रही आप लोगों की भारत के जलियांवाला बाग के बाद भारत में किस प्रकार से कार्य चला, ये हम लोगों ने बताया। ठीक है, उसी के बाद बच्चों, क्योंकि ब्रिटिश पर तनाव बढ़ता चला जा रहा था कि वे जनरल आर डायर को सजा दे, इसने जनरल आर डायर को सजा देने के लिए यहां पर एक कमेटी कहूंगा या मैं उसको गठित कर दी गई जिसका नाम था हंटर आयोग। तो यहां पर एक हंटर आयोग को गठित किया गया जिसके कारण यहां पर सजा दी जाएगी किसको, तो जनरल आर डायर को। हंटर आयोग, ये हंटर आयोग को क्यों गठित किया गया, उद्देश्य क्या था इसका गठन करने का, तो जनरल आर डायर को सजा के लिए। सजा देने के लिए। ठीक है जी, यहां पर अगर हंटर आयोग को मैं देखूं तो हंटर आयोग में टोटल 8 सदस्य थे। अब कुल सदस्य कितने थे, 8 थे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 8। अब आप सभी जानते हो कि अगर 8 सदस्य हैं और किसी व्यक्ति को सजा देनी है तो बहुमत से होगी सजा, और बहुमत आधे से एक अधिक, तो 8 से एक अधिक कितना, 5। इसका मतलब जो 5 मेंबर्स थे वो थे ब्रिटिश और बाकी के बचे हुए मेंबर्स थे भारतीय। तो 5 मेंबर्स ब्रिटिश और 3 मेंबर्स भारतीय। अब आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि 5 मेंबर्स ब्रिटिश हैं। इसका मतलब जो ये समिति बनाई गई है, इस समिति का जो बहुमत है वो किसके पास है, भारतीयों के पास है या ब्रिटिश के पास है। तो बिल्कुल आप कह सकते हो यहां पर देखकर कि इसका बहुमत एकदम किसके पास है, तो भारतीयों के पास है, सॉरी ब्रिटिशर्स के पास है। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि 3 भारतीय और 5 ब्रिटिश को मिलाकर एक आयोग का गठन किया गया, और जो आयोग किसको सजा देने के लिए बनाया गया था, जनरल आर डायर को सजा देने के लिए बनाया गया था, और उसके मेंबर्स कुछ इस प्रकार थे। पहला, क्योंकि 5 ब्रिटिश हैं तो मैं पहले 5 ब्रिटिश लिखाऊंगा। पहले थे हंटर, तो आप लोगों को पता भी होगा इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया है, हंटर। ठीक है, दूसरे थे यहां पर जे रैंकिन, जे रैंकिन। तीसरे थे थॉमस, चौथे थे ब्राउन, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे हंटर थे, जे रैंकिन थे, थॉमस थे, ब्राउन थे तथा WF राइस थे।
ये 5 मेंबर्स थे यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे, इसमें इस आयोग में रखे गए थे हंटर, जिनके नाम पर कमेटी बनी, जे रैनकिन, थॉमस ब्राउन और WF राइस। ठीक है जी। अब यहां पर हम लोगों ने 5 मेंबर्स देखे जो ब्रिटिश थे। अब 3 मेंबर देखते हैं जो भारतीय थे। पहले थे जगत नारायण, दूसरे थे चीमनलाल, और तीसरे थे सुल्तान। यहां पर 3 भारतीय मेंबर थे, एक तो चीमनलाल जी, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ठीक है जी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल 5 इधर हैं, 3 इधर हैं, 5 और 3 8 मेंबर हुए। इस हंटर आयोग के सामने जनरल आर डायर को पेश किया गया। इस हंटर आयोग ने जनरल आर डायर से पूछा कि बेसिकली आप यहां पर गोलियां क्यों चलवाए थे। तो जनरल आर डायर ने कहा कि मुझे यही सही लगा कि मैं वहां पर जाकर गोलियां चलाऊं, क्योंकि धारा 144 लागू हो चली थी और मैंने जो भी कार्य किया वो मैंने अपने संविधान के अंतर्गत तथा अपने कर्तव्य को निभाते हुए किया। मेरा यही कर्तव्य मुझे लगा, तो इसलिए मैंने यहां पर गोलियां चलाई। अब यहां पर इस आयोग ने क्वेश्चन यह किया कि क्या आप बिना गोलियों के तितर बितर नहीं कर सकते थे भीड़ को, या फिर कुछ चेतावनी दे सकते थे। तो जनरल आर डायर ने यहां पर आंसर दिया कि धारा 144 पहले ही लागू हो चुकी थी, इसलिए वही चेतावनी थी हमारे यहां की। और दूसरा, अगर मैं यहां पर उनको बिना गोली चलाए तितर बितर करता तो वे दोबारा आते, और दोबारा आकर मैं अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था, इसलिए मैंने गोलियां चलवा दी। यहां पर एक व्यक्ति ने इनसे पूछा कि एक बच्चे की गोली लगी हुई थी तो आपने उसकी मदद क्यों नहीं की, आपने घायलों की मदद क्यों नहीं की। तो जनरल आर डायर ने बड़े सहजता से आंसर दिया कि किसी ने मुझसे मदद मांगी नहीं, इसलिए मैंने मदद नहीं की। तो चीमनलाल जी ने कहा, खैर उसमें तो चीमनलाल जी उसमें कहते हैं कि एक बच्चे को गोली लगी हुई है और वो बच्चा आपसे किस प्रकार मदद मांगेगा। मात्र 2 साल का बच्चा है, उसकी गोली लगी हुई है, भाषा उसको आती नहीं है, तो आपसे मदद किस प्रकार मांगता। इस क्वेश्चन पर जनरल आर डायर चुप हो गए, और बाद में आगे चलकर पाया गया कि हंटर आयोग ने जनरल आर डायर को कोई भी सजा नहीं दी। इसने कहा कि जनरल आर डायर ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो भी कार्य किया है वो सही है। ठीक है। हालांकि हाँ, इस हंटर आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा अवश्य की, परंतु कोई भी यहां पर सजा नहीं दी गई। जनरल आर डायर का ट्रांसफर करके वापस इंग्लैंड लंदन भेज दिया गया, और वहां के आप सभी जानते होंगे 2 हाउसेज हैं, जैसे अपने यहाँ पर एक लोअर एंड अपर हाउस है, वैसे वहां पर भी 2 हाउस हैं। वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब जनरल आर डायर को इनवाइट किया गया तो वहां पर नारे लगे कि देखो देखो कौन आया, तो लंदन का शेर आया। यहां पर इस प्रकार के नारे जनरल आर डायर के लगाए गए, तथा इनकी नौकरी बचाने तथा इनका आगे का जीवन सहजता से चल पड़े। इस वजह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कुछ मेंबर्स ने इनके लिए पैसा इकट्ठा किया, तथा टोटल 28,000 पाउंड्स के आसपास इनके लिए पैसा इकट्ठा किया गया। ठीक है। अब हंटर आयोग किस लिए बनाया गया था, ताकि जनरल आर डायर को उनकी सजा मिल सके, उनके कृत्यों की सजा मिल सके, परंतु ऐसा कुछ हो ना सका। इसलिए हम लोगों ने भी एक आयोग की गठन किया जिसका नाम था तहकीकात समिति। तहकीकात का क्या अर्थ होता है? तहकीकात मतलब खोजबीन करना। ठीक है। यहां पर इस समिति का मुख्य उद्देश्य यह था कि हम यह जांचें कि कितने लोग इस हत्याकांड में मारे गए हैं। ठीक है। तथा यहां पर इसके जो अध्यक्ष बनेंगे तथा इसमें कुछ मेंबर्स होंगे। यहां पर अध्यक्ष बनाया गया पंडित मदन मोहन मालवीय को।
अब इसके सदस्य देखते हैं, मेंबर्स कौन कौन से थे। पहला मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, यहां पर इन व्यक्तियों को इस सभा में, इस तहकीकात समिति में क्या बनाया गया, तो सदस्य बनाया गया। ठीक है, वैसे टोटल यहाँ पर एक अध्यक्ष थे। आप लोग को याद रखना है कि इसके अध्यक्ष गांधी जी को नहीं बनाया गया था, परंतु इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। इसके सदस्य में गांधी भी मौजूद थे। ठीक है, और एक आप लोग सभी जानते होंगे, पहले मुस्लिम लीडर्स, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं तैयब जी, इनको। और पांचवे हैं, इधर लिख रहा हूं मैं, पुलपुल जयकर। यहां पर ये 5 सदस्य थे इसमें और एक अध्यक्ष था, तो टोटल 6 व्यक्ति थे। इन 6 व्यक्तियों को तहकीकात समिति में शामिल किया गया तथा तहकीकात समिति किस बात की व्याख्या कर रही थी, किस बात की तहकीकात कर रही थी कि ये किस प्रकार से जनरल आर डायर ने मानव के अनुरूप कार्य नहीं किया है, अमानवीय कार्य किया है, तथा साथ ही साथ में इस हत्याकांड में कितने लोग मारे गए हैं, इस कमेटी की मुख्य उद्देश्य यह थे। अगर आप दोनों कमेटियों में अंतर विभेद करेंगे तो दोनों कमेटियों में अंतर क्या था, सबसे पहले हंटर आयोग और साथ ही साथ में तहकीकात समिति का, तो वो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी, ये कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है। उसमें 5 मेंबर्स ब्रिटिश थे, 3 हिंदुस्तानी थे, इसमें सभी के सभी भारतीय हैं। वो किस लिए बनाई गई थी, तो जनरल आर डायर को सजा के लिए बनाई गई है। ये किस लिए बनाई गई है, तो कितने लोग मारे गए हैं इसके लिए बनाई गई है। यहां पर ये दोनों में विभेद है, दोनों में अंतर है इन कमेटियों में। आप लोगों से क्वेश्चन बनाता भी है, पिछली बार पूछ भी चुका है यूपी विशेष में, कि हंटर आयोग में कौन से सदस्य नहीं है। तो जब आपसे ये पूछेगा कि कौन से सदस्य नहीं है, तब आप लोगों को सभी के नाम याद रखने पड़ेंगे कि सारे सदस्य कौन कौन से थे, तभी आप लोग उन ऑप्शंस में से छांट पाओगे कि कौन से सदस्य नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूं। तो हंटर आयोग में अगर देखा जाए तो हंटर थे, ब्राउन थे, जे रैंकिन थे, थॉमस थे, और साथ ही साथ में राइस थे, स्मिथ थे, जे थॉमस स्मिथ। ये सब के सब 5 निकले अंग्रेजी, तथा चीमनलाल थे, जगत नारायण थे और सुल्तान थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, सदस्य गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, सी आर दास थे, तैयब जी थे और पुलपुल जयकर थे। यहाँ पर इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 2 कमेटियां आप लोगों ने देखी और दोनों ही आप लोगों को याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है। इनके सदस्यों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए भैया आगे देखते हैं। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर कुछ अलग प्रकार की अवधारणाएं शुरू होती हैं, और वे किस प्रकार है, तो एक का नाम आता है खिलाफत और एक का नाम आता है असहयोग। खिलाफत एवं असहयोग। आप लोग नाम जानते होंगे, पढ़े भी होंगे आप लोग इसको। खिलाफत और असहयोग 2 आंदोलन हैं। एक का नाम है खिलाफत आंदोलन और एक का नाम है असहयोग आंदोलन। ये किस प्रकार से शुरू हुए मैं आप लोगों को बताता हूं, सुनिए। यहां पर सबसे पहले शुरू होगा खिलाफत। क्यों? अगर खिलाफत को हम लोग देखें तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी,
तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो हिस्सों में टूटे हुए थे, धड़े दो बटे हुए थे। एक इंग्लैंड का ब्रिटेन का था और दूसरा जर्मनी का था, ऑस्ट्रिया भी कह सकते हो। यहां पर टर्की ने बच्चों, टर्की में शासन था ब्रिटेन का, परंतु टर्की ने ब्रिटेन का साथ न देकर किसका साथ दे दिया? जर्मनी का दे दिया, ऑस्ट्रिया का दे दिया। तो यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने जो है मित्र राष्ट्र या फिर ब्रिटेन का साथ नहीं दिया, इंग्लैंड का साथ नहीं दिया, परंतु जर्मनी का दे दिया। इस बात से ब्रिटेन बेहद नाराज हुआ और ब्रिटेन ने यहां पर एक संकल्पना रख दी कि हम लोग टर्की का विभाजन करेंगे। तो पहला कारण यह निकला, क्या? टर्की का विभाजन। जैसे आपका बंगाल विभाजन हुआ है। दूसरा, यहां पर यह उद्देश्य रखा गया कि जो खलीफा की पोस्ट है उसको आज से बर्खास्त कर दिया गया। और अगर आप पाओगे कि खलीफा से मुसलमानों का बड़ा घनिष्ठता से नाता रहा है। आप लोग जब भी पाओगे तो मिडिवल हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो खलीफा वहां पर अल-हज्जाज था और अल-हज्जाज का एक दामाद था मोहम्मद बिन कासिम जो यहाँ पर अटैक करता है। और खलीफा क्या होते हैं? तो खलीफा ऐसा मानते हैं कि हम लोग वंशज हैं मोहम्मद साहब के। इसलिए अगर आप देखोगे तो खलीफा से बड़ा बढ़िया से नाता रखते हैं मुस्लिम, इनको सबसे अपनी ऊंची पोस्ट मानते हैं। और जब इनके पद को बर्खास्त कर दिया गया, इनके पद को हटा दिया गया, तो भारत के कुछ मुसलमानों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। और विरोध प्रदर्शन में सबसे प्रमुख निकले अली बंधु। अली ब्रदर्स। इनमें से एक का नाम था शौकत अली और एक का नाम था मोहम्मद अली। तो यहां पर शौकत अली और मोहम्मद अली ने मिलकर एक कमेटी का गठन किया बच्चों, जिसका नाम इन्होंने रखा खिलाफत कमेटी। तो यहां पर 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? खिलाफत कमेटी इसका नाम रखा गया। ठीक है, यहां पर अगर आप खिलाफत कमेटी को देखोगे तो आपके इसके उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। पहला उद्देश्य क्या था इसका खिलाफत कमेटी का? कि यहां पर ब्रिटिश में टर्किश में जो टर्की में विभाजन हो रहा है उसको रोक दिया जाए, तथा सबसे बड़ी मांग इनकी क्या थी? खलीफा के पद को बर्खास्त नहीं किया जाए बल्कि खलीफा के पद को दोबारा से स्टैब्लिश किया जाए। सही। और टर्की के लिए सारा आंदोलन कहां चल रहा था? तो भारत में चल रहा था। इसी बीच नवंबर 1919 में इस खिलाफत कमेटी का पहला सेशन होता है दिल्ली में। नवंबर 1919 में फर्स्ट सेशन ऑफ खिलाफत कमेटी। फर्स्ट सेशन होता है खिलाफत कमेटी का दिल्ली में बच्चों, और यहां पर इसमें गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपने बड़ा ध्यान से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि ये जो आंदोलन शुरुआत की जा रही है, कमेटी बनाई जा रही है, इसमें सारे के सारे मुद्दे मुस्लिम से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर हिंदू भाग क्यों लेगा? लेकिन इसी समय नवंबर 1919 में आप फर्स्ट सेशन को देखोगे इस कमेटी के, तो गांधी को यहां पर अध्यक्ष बनाया गया। और गांधी की पैठ हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों में भी बहुत बढ़िया है। यहां पर गांधी ने जिस बात के अनुरूप सोचा जा रहा है उस बात के अनुरूप अपना भाषण दिया, और गांधी ने इसमें हिंदू मुस्लिम एकता के उदाहरण दिए, तथा साथ ही साथ एक बात कही कि हमको आज के बाद अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए, अंग्रेजों की हर चीज का हमको विरोध करना चाहिए, हम किसी बात का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है,
यहां पर ऐसा माना जाता है कि इसमें अपने गांधी ने अपने उद्देश्य को पूरी तरह से सामने रख दिया कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, तो असहयोग हो गया है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से पूरी की पूरी जो सिनेरियो है वो बनने लगा। लेकिन अभी असहयोग आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई है, अभी असहयोग आंदोलन की शुरुआत होनी है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पाया कि यहां पर गांधी भले ही कह रहा हो कि हम लोग को सहयोग नहीं करना है, लेकिन इतनी जल्दी कार्य नहीं होते हैं। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ, यहां पर अगर आप आगे चलोगे तो आगे बहुत सारी तारीखें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल जो है, क्योंकि हमारा सबसे प्रमुख वॉयसरॉय होता है, तो वॉयसरॉय के पास पहुंचा और फरवरी 1920 की मांग थी। इधर मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, फरवरी 1920 को हिंदू, क्योंकि गांधी जुड़ गए, प्लस मुस्लिम, ये तो प्रमुख है मुसलमानों के लिए, यहां पर इन दोनों का प्रतिनिधिमंडल किससे मिला, तो वॉयसरॉय से मिला। परंतु वॉयसरॉय ने इनकी मांगों को ठुकरा दिया। मांग क्या होंगी आप लोगों को पता है। ठीक है, यहां पर फरवरी 1920 में गांधी ने कहा कि जो आप लोगों ने जलियांवाला बाग यानी पंजाब में किया है, मार्शल लॉ लगा दिया है, पंजाब में मार्शल लॉ लग गया था जलियांवाला बाग के बाद, तो आपने जो पंजाब के साथ किया है, मार्शल लॉ लगाया है, ये पूरी तरह से निंदनीय है। साथ ही साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट बस इतना सा काम कर ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए माफी मांग ले सार्वजनिक रूप से, तो हम यह आंदोलन की शुरुआत नहीं करेंगे। और अगर ऐसा ब्रिटिशर्स ने नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम आंदोलन शुरू करेंगे। और यही परिणाम दिया इन्होंने असहयोग आंदोलन। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने कोई भी बात को स्वीकार नहीं किया। ठीक है जी, अब उसी के बाद टर्की का यहाँ पर विभाजन कर दिया गया और टर्की को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। जिस प्रकार से आप लोग बंगाल देख रहे होंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर मई 1920 को टर्की को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। अब मांग और तेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टर्की के विभाजन के खिलाफ ही खिलाफत आंदोलन शुरू हो रहा था, इसलिए मांग यहाँ पर और तेज हो गई। और जून 1920 में यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ खिलाफत समिति का इलाहाबाद में। और इस इलाहाबाद में जब यहाँ पर समिति का अधिवेशन हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूं, खिलाफत समिति का अधिवेशन होगा, सेशन होगा, कहां पर होगा, इलाहाबाद में होगा। यहां पर कॉलेजों के लिए, स्कूल के लिए, कारखानों के लिए ये कह दिया गया कि आप लोग जब तक स्कूल, कॉलेज या कारखानों में काम न करने जाएं, अंग्रेजों की बात न माने, जब तक हमें इस आंदोलन में सफलता नहीं मिलती है। साथ ही साथ में अगर आप कांग्रेस के चीज को देखोगे तो कांग्रेस ने यहाँ पर खिलाफत और असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन देने की बात की, तथा कांग्रेस ने कहा कि हमें यहाँ पर पूर्ण स्वराज चाहिए और जब तक पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा तब तक असहयोग और खिलाफत चलते रहेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा किया गया। परंतु मैं बताऊं बच्चों आप लोगों को कि ये खिलाफत आंदोलन जो है आगे चलकर बेईमानी सा साबित हो गया। क्यों साबित हो गया? क्योंकि आगे चलकर यहाँ पर विद्रोह उत्पन्न हो गए टर्की में, और विद्रोह उत्पन्न होने के कारण वहां पर जनप्रतिनिधि की सरकार बन गई, जिसके कारण यहाँ पर इस विभाजन को समाप्त कर दिया गया और जनप्रतिनिधि की सरकार को बना लिया गया। इसलिए खिलाफत आंदोलन आगे चलकर समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन हाँ, असहयोग आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत हुई और असहयोग आंदोलन किस प्रकार से समाप्त हुआ ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, होना तो था बच्चों 1 अगस्त 1920 को। यहां पर 1 अगस्त 1920 को खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन आपस में मिल जाना था, परंतु 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई।
जिसके कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया और आगे चलकर 31 अगस्त 1920 को यह असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ। मतलब औपचारिक रूप से अगर इसकी शुरुआत की गई है तो औपचारिक ऑफिशियली तौर पर 31 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत की गई है। होना था 1 अगस्त 1920 को, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाने के कारण इसको पोस्टपोन्ड किया गया और 31 अगस्त 1920 को यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। जब इसकी शुरुआत की गई तो गांधी ने यहाँ पर ये कहा कि अगर हम इस आंदोलन को तन्मयता से चलाएंगे, तन्मयता मतलब डीपली अपनी फीलिंग से चलाएंगे, तो 1 साल के भीतर भीतर मैं आपको स्वराज दिलवा दूंगा। स्वराज मतलब अपना शासन अर्थात साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलवा दूंगा। यहाँ पर गांधी ने कुछ वायदे किए, आगे चलकर हम देखेंगे वो पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उसके कारण अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पर हर चीज का असहयोग यानी कि सहयोग नहीं किया गया जो अंग्रेजों से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर विद्यार्थियों ने कॉलेज में जाना, स्कूल में जाना छोड़ दिया, तथा यहाँ पर जो डीन थे विश्वविद्यालयों के उनको कहा गया, जो प्रबंधक थे विश्वविद्यालय को उनको कहा गया कि आप अंग्रेजों से पूरी तरह से नाता तोड़ लो। यहाँ तक कि कुछ विद्यालयों के तो प्रधानाचार्य भारतीयों को बना दिया गया। जैसे इसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल में कार्यरत थे और बंगाल में यहाँ पर इन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता की स्थापना की। यहीं पर ही जामिया मिलिया काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसका मतलब ये आंदोलन पूरी तरह से आगे बढ़ गया। इसी समय अगर मैं भारत में बात करूं तो लगभग 800 के आसपास जो थे वो स्कूल कॉलेज थे। यहाँ पर गांधी ने भी क्योंकि असहयोग आंदोलन चला रहे थे इसलिए विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, अर्थात उनको जला दिया गया। यहाँ पर बहुत सारे वकील थे, जैसे कि वकील में मैं मोतीलाल नेहरू का नाम लूंगा, अच्छा पटेल का नाम लूंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लूंगा। इन सभी ने अपनी वकालत से इस्तीफा दे दिया, वकालत छोड़ दी। साथ ही साथ में गांधी ने अपना केसरिया हिंद पदक को लौटा दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्य हुए इस असहयोग आंदोलन में। तो आप लोगों ने पाया कि यहाँ पर यह असहयोग आंदोलन पूरी तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक घटना ने शायद यहाँ पर भारतीय राजनीति को और भारतीय आंदोलनों की दशा दिशाओं को परिवर्तित करने की कोशिश की और उस घटना का नाम था चोरा चोरी इंसिडेंट। 5 तारीख को हुई थी, 5 फरवरी 1922। चोरी चोरा हत्याकांड। अब इसी समय गोरखपुर के पास एक कस्बा पड़ता है, बेसिकली गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ लोग इसी खिलाफत असहयोग आंदोलन के चलते हाथ में मशाले लेकर निकल रहे थे तथा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ब्रिटिश सिपाही थे। इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा तथा इन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया, जो अंग्रेजी सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे। अब यहाँ की जो भीड़ थी उन जो पीट रहे थे, जो यहाँ पर भीड़ थी भारतीयों की, उन्होंने भी देखा कि हमारे साथी पीटे जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए ये भीड़ जो है हिंसक प्रदर्शन पर उतर आई। जब ये हिंसक प्रदर्शन पर उतर आई तो ये जो सैनिक थे इन्होंने भागा और भागकर अपने जो कारावास है अर्थात जो इनका पुलिस स्टेशन बना हुआ था वहां पर जाकर शरण ली, पुलिस स्टेशन। तो लेकिन ये जो भीड़ थी भारतीयों की, ये पूरी तरह से हिंसक प्रदर्शन पर उतर चुकी थी, इसलिए इन्होंने क्या काम किया, अपनी मशाले अंदर फेंक दी और पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया। इसमें टोटल 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसी घटना को चोरा चोरी हत्याकांड से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये कब हुआ? तो ये हुआ 5 फरवरी 1922 को। साथ ही साथ में आप लोग जानते होंगे कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के स्थापित किया था तथा कहा था कि जब तक हम लोग को पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाता तब तक हम लोग
असहयोग आंदोलन को चलाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक हफ्ते के भीतर भीतर यानी कि 5 + 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन, तो 12 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को कोल्ड ऑफ यानी कि वापस ले लिया गया। फरवरी 1922 को कोल्ड ऑफ वापस लिया गया। ठीक है, गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इसको वापस लेते हुए सहयोग आंदोलन को लिखा यंग इंडिया नामक अपने अखबार में। ये कहता है गांधी कि मैं हर प्रकार की प्रताड़ना, हर प्रकार का भ्रंश सहन कर सकता हूं, यहां तक कि अपनी मृत्यु का वर्ण भी सहन कर सकता हूं, परंतु आंदोलन में हिंसा हो जाए ये असहनीय है, अर्थात मैं इसको सहन नहीं कर सकता। यहां पर ऐसा कहते हुए 12 फरवरी 1922 को गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हुए लिखते हैं कि गांधी के सहयोगी जैसे मोतीलाल नेहरू या फिर अन्य सदस्य जो गांधी के सहयोगी हैं और इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने इस आंदोलन में अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था, वे एकदम भौचक्के हो गए हैं जब इन्होंने यह सुना कि गांधी ने अपने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यहाँ पर कुछ साम्यवादी जो राइटर्स हैं वो गांधी के लिए लिखते हुए कहते हैं कि गांधी एक प्रमुख और दिमागदार नेता थे। इनको लगने लगा कि असहयोग आंदोलन की बागडोर इनके हाथों से निकलती चली जा रही है, अर्थात गांधी के हाथों से निकलती चली जा रही है, और इस असहयोग आंदोलन की बागडोर क्रांतिकारियों के हाथों में चलती चली जा रही है। इसलिए अगर ये आंदोलन सफल हो गया तो क्रांतिकारी इस आंदोलन की वाहवाही ले जाएंगे और मैं रह जाऊंगा, इसलिए गांधी ने इस आंदोलन को कोल्ड ऑफ कर लिया, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, बेसिकली मैं अपनी थ्योरी नहीं बता रहा, मैं साम्यवादियों की थ्योरी बताया, ये वाली जो आप लोगों को है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये आंदोलन के रूप में आंदोलन को गांधी को लेना चाहिए था वापस या नहीं लेना चाहिए था, गांधी ने क्यों किया ऐसा, ये क्वेश्चन उठता है। क्या साम्यवादों की बात सही है या फिर सुभाष चंद्र बोस की बात सही है, या फिर गांधी की बात सही है कि गांधी बिल्कुल सही कह रहा था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या इससे पहले क्वेश्चन ये उठता है, क्या इससे पहले गांधी के आंदोलनों में कभी हिंसा नहीं हुई क्या? तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर पैदा होने वाले थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे शुरुआत में मैंने आप लोगों को कहा था कि गांधी ने कहा है यहाँ पर कि अगर आप लोगों ने इस आंदोलन को बड़ी तन्मयता से चलाया तो मैं 1 साल के भीतर भीतर आपको स्वराज दिलवा दूंगा, साम्यवाद को खत्म कर दूंगा भारत से। लेकिन अब 1920 से 1922 आ गया, 2 साल होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर गांधी जो है आजादी नहीं दिलवा पाए। अब आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में जब हम कोई चीज को लक्ष्य आधारित करके चलते हैं तो शुरुआत में तो हम लोगों को बड़ा क्रेज रहता है, लेकिन अगर हम लक्ष्य की प्राप्ति ना कर पाए तो हमारा क्रेज धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यही सेम कहानी यहाँ पर भी दोहराई गई। और इस आंदोलन में शुरुआत में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग गांधी के साथ जुड़े, परंतु अंततः गांधी की जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे कम होने लगी, खत्म होने लगी। दूसरा कारण यह भी था कि यहाँ पर हिंसक झड़पें बढ़ती चली गई। लेकिन हाँ, एक कारण यह भी बन सकता है कि जो क्रांतिकारी थे, जो आतंकवादी थे, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी निकले जिन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन दे दिया, यानी कि वे हिंसक झड़पें नहीं करे और जो गांधी ने कहा वैसा ही करते चले गए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि गांधी यहाँ पर अपने आंदोलन को वापस ले रहा है तो बिल्कुल सही ले रहा है, क्योंकि जन आधार गांधी का खत्म हो रहा था, और अगर ये सूचना ब्रिटिशर्स को लग जाती तो शायद यहाँ पर गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता और गांधी अपना दोबारा से जन आधार कभी नहीं बना पाता। ठीक है, इसलिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि गांधी जो भी कर रहा था वो ठीक कर रहा था। हालांकि यहीं पर ही मार्च के महीने में 10 मार्च 1922 को है बच्चों, ये गांधी की गिरफ्तारी हुई। गांधी को गिरफ्तार किया गया और गांधी को गिरफ्तार करने के बाद कितने साल की जेल हुई बच्चों? 6 साल की जेल सुना दी।
तो आप लोग को क्रम से याद रखना है। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड हुआ, 12 फरवरी को कोल्ड ऑफ किया गया असहयोग आंदोलन को, और 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार किया गया और 6 साल की जेल हो गई। यहाँ पर गांधी जब जेल में गया तो गांधी ने कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ आज, क्योंकि मुझे अपने इस कृत्य की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि जो चोरा चोरी हत्याकांड हुआ है उसमें जो पुलिसकर्मी मारे गए हैं वो आपके असहयोग आंदोलन के कारण मारे गए थे, तथा असहयोग आंदोलन आपकी लीडरशिप में चल रहा था, इसलिए आपको सजा मिलेगी। यहाँ पर भले ही गांधी को 6 साल की सजा सुनाई गई हो, लेकिन 2 साल बाद ही गांधी को छोड़ दिया गया था, अर्थात 1924 में ही गांधी के स्वास्थ्य कारणों के कारण गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है जी। उसके बाद आप देखोगे कि 1924 से 1931-30 तक यहाँ पर आप पाओगे कि गांधी कुछ नहीं करेगा, और गांधी केवल और केवल जगह जगह घूमेगा, गांव में जाएगा, मोहल्लों में जाएगा, और यहाँ पर अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि असहयोग आंदोलन में उसके आधार को बड़ी ठेस लगी, और क्योंकि यहाँ पर मांग केवल मुसलमानों की थी और हिंदुओं को भी इसमें ऐड कर दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि हम तो देखते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक के आंदोलनों में मुस्लिम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वे अपने आंदोलन की शुरुआत गणपति बापा मौर्य और शिवाजी के नाम से किया करते थे। ऐसा ही थोड़ा थोड़ा इस आंदोलन के साथ भी हो रहा था, लेकिन खैर गांधी का ये एक प्रयोग था जो शुरुआत में बड़ा सफल रहा, और अगर शुरुआत में यहाँ पर हम लोग ब्रिटिशर्स को समझौता करने के साथ तैयार हो जाते तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए खैर आगे देखिए। अब मैं आता हूं आपके क्रांतिकारी दौर पर। यहाँ पर 1924 में बच्चों क्रांतिकारी जो संगठन थे वे उभर कर आए। क्यों उभर कर आए? क्योंकि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जो गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे, परंतु जिस दिन गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया तो इस दिन क्रांतिकारी बड़े नाराज हुए। ये कहने लगे कि जब एकदम चरम पर था ये आंदोलन तो आपने इसको वापस क्यों लिया। इसलिए इन्होंने गांधी से जस्ट अपोजिट रास्ते को अपनाया, और गांधी पूरी तरह से अहिंसा को मानते थे, लेकिन ये किस पर चले गए तो ये हिंसा पर चले गए। खैर भगत सिंह को आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो ये पूरी तरह से किस पर चले गए तो हिंसा पर चले गए। तो यहीं पर ही 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कर दिया गया, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। इसका गठन किया गया कानपुर में। और इसके सदस्य कौन थे? फाउंडर मेंबर्स, यानी कि संस्थापक सदस्य। तो इसके अगर आप संस्थापक सदस्य को देखोगे तो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये दो सदस्य मुख्य सदस्य थे जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को गठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा योगेश चंद्र और सचेंद्र नाथ प्रसाद भी यहाँ पर मेंबर थे इसके, तथा संस्थापक सदस्यों में भी आते थे। सचेंद्र नाथ और योगेश चंद्र। तो यहां पर टोटल 4 मेंबर्स ने मिलकर, जिनमें से एक का नाम चंद्रशेखर आजाद है, राम प्रसाद बिस्मिल नाम सुना होगा आप लोगों ने, सचिंद्र नाथ, योगेश चंद्र, इन चारों मेंबर्स ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की कानपुर में स्थापना कर दी।
अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहां पर ये है क्रांतिकारी और एक तरफ था गांधीवादी या कांग्रेस। तो आप लोग पाओगे कि चंदा किसको ज्यादा मिलेगा, तो चंदा कांग्रेस को ज्यादा मिलना था, क्रांतिकारियों को कम। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लाला जो है चंदा देंगे। यहां पर अगर मैंने गांधी को चंदा दिया या कांग्रेस को चंदा दिया तो मुझे पता है कि हिंसा होनी नहीं है, लेकिन अगर क्रांतिकारियों को चंदा दिया गया तो क्रांतिकारी हिंसा करने के लिए गोली बारूद खरीदेंगे और जब उनको पुलिस पकड़ेगी तो पूछेगी कि आपके पास पैसा कहां से आया। जैसे कि आज भी आईएनए जांच करती है तो देखती है कि फंडिंग कहां से हो रही थी। तो यहां पर भी सेम ऐसे ही हो रहा था, जिससे कि जो व्यक्ति चंदा देता था वो खौफ में रहता था इनको चंदा देने से पहले, इसलिए यहां पर पैसे की कमी थी, इसलिए हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। तो 9 अगस्त 1925 को इन्होंने एक योजना बनाई काकोरी की। काकोरी ट्रेन लूट कांड। काकोरी ट्रेन लूट कांड की यहां पर योजना बनाई गई 9 अगस्त 1925 को। ये ट्रेन सहारनपुर से, सहारनपुर आप लोग को पता होगा, ये मेरठ मुजफ्फरनगर देवबंद अगला सहारनपुर जंक्शन पड़ता है, सहारनपुर से जा रही थी और इसका नाम था बच्चों 8 डाउन ट्रेन। एक अप ट्रेन होती है, एक डाउन ट्रेन होती है। तो ये सहारनपुर से जा रही थी, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को पता भी होगा लखनऊ जा रही थी, काकोरी लखनऊ के पास पड़ता है। तो ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन और ये भारतीय रेल विभाग का जितना भी पैसा था वो लेकर जा रही थी अपने साथ। तभी यहां पर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने मिलकर इस ट्रेन को लूट लिया, ठीक है। तो ये सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, 8 डाउन ट्रेन नाम था इसका। इन सब ने मिलकर इसको लूटा और लूट कर इसका माल जितना भी था यहां पर लेकर भाग गए। सबसे पहला क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि काकोरी ट्रेन लूट कांड का जो आइडिया था वो किसका था। तो जो इसका आइडिया था वो था राम प्रसाद बिस्मिल का, क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं था तो पैसों के लिए प्रमुख रूप से यहाँ पर किया गया, आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, ताकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की आर्थिक स्थिति सही रहे और गोला बारूद खरीदा जा सके। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने इस आइडिया को सुझाया और 9 अगस्त 1925 को इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। आगे चलकर अंग्रेजों ने इनको पकड़ा और पकड़कर क्या किया गया, फांसी की सजा दे दी गई। इसमें काकोरी ट्रेन लूट कांड में 4 व्यक्तियों को फांसी हुई, पूछा भी गया था यूपी विशेष में। चंद्रशेखर आजाद तो भाग गए, अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे इसलिए इनको तो फांसी नहीं होगी, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो गई, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर किस किस को फांसी हुई। अब कौन से केस में हो रही है, तो काकोरी ट्रेन लूट कांड फांसी हो रही है। सबसे पहले किसको हुई, तो राम प्रसाद बिस्मिल को। दूसरा अशफाक उल्लाह खान, तो सबसे पहले यहां पर राम प्रसाद बिस्मिल जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर थे उनको फांसी हुई, अशफाक उल्लाह खान को फांसी हुई, रोशन सिंह को फांसी हुई, और राजेंद्र प्रसाद को फांसी हुई, ठीक है।
ये 4 मेंबर थे जिनको फांसी हुई है बच्चों इसमें। अब आप सभी जानते होंगे कि फांसी 1 तारीख को हुई है, परंतु अलग अलग स्थान पर इनको फांसी दी गई, इसलिए यह भी पूछा जा सकता है कि कहां कहां पर इनको फांसी हुई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई, ठीक है जी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद फांसी हुई, फैजाबाद में, सब यूपी में ही है। राजेंद्र प्रसाद को गोंडा जिले में फांसी हुई और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी हुई। तो ये 4 जगहों पर अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग फांसी हुई। इनको फांसी देने का बेसिकली उद्देश्य अलग अलग इसलिए था क्योंकि इन सब के समर्थक एक जगह इकट्ठे न हो जाए, जिससे कि अंग्रेज इनको संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए इन सबको एक ही तारीख को अलग अलग फांसी दी गई, ताकि इनके समर्थक अलग अलग जगह इकट्ठा हो तथा प्रदर्शन भी होंगे तो अलग अलग होंगे, जिससे कि कम समर्थक एक जगह पर होंगे तो वहां पर उनको संभालना सही पड़ेगा, अच्छे से हम लोग संभाल पाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई तो आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर को फांसी हुई, इसलिए यहीं पर 1928 में एक मीटिंग हुई जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी आए और साथ में भगत सिंह भी आए। और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने बच्चों देखिए 1924 में HRA गठित किया गया और 1928 में HSRA गठित किया गया। ये क्या था? तो इसमें नाम के आगे बस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन लिख दिया गया, यानी यहां पर एस को बढ़ा दिया गया, सोशलिस्ट जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि जो भगत सिंह थे वो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे, सोशलिस्ट विचारधारा को मानने वाले थे, इसलिए इसके नाम के आगे क्या जोड़ा गया है? सोशलिस्ट जोड़ा गया है, ठीक है जी। तो 1928 में HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन किया गया और इसका पहला सेशन हुआ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। यहां पर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में यहां पर 1928 में HSRA का गठन किया गया और इसके फाउंडर मेंबर थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। इन दोनों ने HSRA को गठित किया, ठीक है जी। अब इसी समय यहां पर आप लोग जानते भी होंगे सैंडर्स की हत्या कर दी गई। और क्यों कर दी गई? क्योंकि यहाँ पर साइमन कमीशन आया था। यहाँ पर जो लाला लाजपत राय थे ये साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर ये कृत्य करना पड़ा। ऐसा हुआ, मैं साइमन कमीशन पहले आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिर एक बार नेहरू रिपोर्ट, अगली क्लास में नेहरू रिपोर्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि तो साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट में अंतर भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। यहां पर बच्चों 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया। ये भारत आया इस दिन। कौन आया? साइमन कमीशन। ये आया क्यों था? तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था? 1919 के पॉलिटिकल रिव्यू करना। अर्थात आप याद करो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, तो उसमें कुछ मैंने आप लोगों को बातें बताई थी। उसका जो पॉलिटिकल रिव्यू है ये इस आयोग के द्वारा करना था, तथा भारतीय इस कमीशन का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये कह रहे थे कि पॉलिटिकल रिव्यू भारत का होना है तथा इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं है, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी पुकारा जा रहा था, ठीक है जी। वैसे अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में इसको गठित किया गया 1927 में, इंग्लैंड में इसको 1927 में बनाया गया था, लेकिन 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था।
क्यों आया था? तो पॉलिटिकल रिव्यू 1919 का जो अधिनियम आया था उसका पॉलिटिकल रिव्यू करना था इसको, और इसमें कोई भी अंग्रेज अधिकारी, सॉरी कोई भी भारतीय अधिकारी नहीं था, सबके सब अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से पुकारा जा रहा था। तो लाला लाजपत राय, आप लोग जब सभी ने नाम से परिचित भी होंगे, तो इसका विरोध कर रहे थे, और यहाँ पर विरोध करने के बाद सैंडर्स के आदेश से कहा गया कि यहाँ पर लाठीचार्ज कर दी जाए, और क्योंकि पंजाब में सबसे आगे खड़े हुए थे लाला लाजपत राय, इसलिए इनके सर पर लाठी मार दी गई, जिसके कारण ये बुरी तरह से घायल हो गए और आगे चलकर इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो यहाँ पर क्रांतिकारी पूरी तरह से भड़क उठे और ये कहने लगे कि ये ब्रिटिश साम्यवाद या साम्राज्यवाद ने एक घिनौना काम किया है कि हमारे नियत नेता को मारा है, जिसके कारण हम उनसे बदला लेंगे तथा यह बदला पूरी तरह से मानवीय होगा, या तो मैं माफी मांग ले। और माफी इन्होंने मांगी नहीं, इसलिए यहाँ पर सैंडर्स की हत्या करनी पड़ी। तो 17 दिसंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, प्लस राजगुरु, इन तीनों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। अब ये जो सैंडर्स था, इसकी पोस्टिंग थी लाहौर में, इसलिए इस हत्या को लाहौर षड्यंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है जी। तो यहां पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? क्योंकि सैंडर्स की हत्या लाहौर में की गई है, इसकी पोस्टिंग भी लाहौर में थी, इसलिए इसका नाम पड़ा लाहौर षड्यंत्र या लाहौर हत्याकांड। सही। आगे चलकर भगत सिंह जो है अपनी बात को मनवाने और सुनाने के लिए एक असेंबली में बम विस्फोट करेंगे, और ये बम विस्फोट बिल्कुल इन्होंने बीच में किया। उस समय लेबर्स एक्ट तथा अन्य एक्टों पर बहस हो रही थी। यहाँ पर ये भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली पहुंचे, और असेंबली में इन्होंने बिल्कुल बीच में, जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ था, वहां पर बम फेंका। इनका बम फेंकने का उद्देश्य बच्चों, अप्रैल में फेंका था, बेसिकली अप्रैल 1929 में। इनका उद्देश्य यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं था कि लोगों की जान ली जाए, इनका उद्देश्य था बहरों को सुनाना। अर्थात इन्होंने इससे पहले कहा था कि मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, और गिरफ्तारी देने के बाद न्यायालय के थ्रू, मतलब जब हमारी हेयरिंग होगी तो वहां पर अखबार वाले बैठे होंगे, तो अखबार वालों के थ्रू हमारी बात जन साधारण तक पहुंचेगी, इसलिए यहां पर यह काम किया गया। सही। तो 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने क्या काम किया? बम विस्फोट किया असेंबली में। ठीक है जी। तो यहां पर ये सारे काम किए गए, उसके बाद ये यहां से भागे नहीं। 8 अप्रैल 1929 को बम विस्फोट करके यहां से भागे नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, और गिरफ्तारी देने के बाद इन पर मुकदमे चले। इनका मुकदमा आसफ अली लड़ रहे थे, भगत सिंह का आसफ अली। मुकदमे में ये हारे, और साथ ही साथ में इनको 2 सजाएं दी गई। पहला सजा क्या दी गई? एक तो इन्होंने सैंडर्स की हत्या की, उसके लिए इनको मृत्युदंड की सजा दी गई, तथा असेंबली में बम विस्फोट करने के कारण इनको आजीवन कारावास दिया गया। क्योंकि बड़ी सजा थी मृत्युदंड, इसलिए यहाँ पर इनको फांसी पर लटकाया जाना था। और 23 मार्च, आप सभी को याद भी होगा, 23 मार्च 1931 को, 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता भी हो रहा है, मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दी गई।
इसलिए इसे शहीदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 23 मार्च 1931 को। उससे पहले फरवरी में चंद्रशेखर आजाद की भी हत्या हो गई। ऐसा हुआ 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में आए हुए थे, छुपे हुए थे वे अंग्रेजों से। तभी उनके एक साथी ने मुखबरी कर दी अंग्रेजों को कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में है। अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया उस पार्क को, और क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के पास एक ही गोली बची थी तो उन्होंने अपने आप को खुद ही शूट कर दिया। इस प्रकार 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद की भी मृत्यु हो गई, वे भी शहीद हो गए। तो यहाँ पर आप लोग देखे जा रहे होंगे कि 24 मार्च को फांसी देनी थी, परंतु 23 मार्च को फांसी दे दी गई ताकि इनके लिए जो जन समर्थन है वो कहीं हमला ना कर दे जेल पर। लाहौर में इनको फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर भगत सिंह के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसने बम फेंका लेकिन किसी को मारा नहीं। तो भगत सिंह का मानना ये था कि क्रांतिकारी केवल हिंसा से ही नहीं बनते। उनका मानना ये था कि हमको अगर अपनी बात को सुनाना है तो बहरों के कान खोलने पड़ेंगे, और साथ ही साथ में पूरे भारत में अपने बात को सुनाने के लिए, अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाने के लिए हमको अखबार एवं प्रिंट मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। और इन्होंने प्रिंट मीडिया का सहारा लेने के लिए ये रास्ता चुना था। तो मुझे लगता होगा बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन की जो बातें थी वो पढ़ाऊंगा आप लोगों को। नेहरू रिपोर्ट बताऊंगा आप लोगों को। पूर्ण स्वराज पहली बार हम लोगों ने मांगा तो कैसे मांगा नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन पढ़ाऊंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, किस प्रकार हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आए, किस प्रकार नहीं हुआ, ये सब कुछ हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में हम लोग।